हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं 14 जून 2026 को पिछले 1 जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जाता। जैसे पुलिस के एग्ज़ाम में फंसा था, वैसे ही अब आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पैट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को यहीं से क्या करेंगे, इन्हीं मुद्दों से हम आपको पूरा फंसाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा और जहां आपको अच्छा लगता है तो भाई ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स होने वाले हैं। पूरा डिटेल डिस्कशन में आपको समझाऊंगा। फैक्ट जहां ज़रूरत पड़ेगी वहाँ फैक्ट पढ़ाएंगे, कंसेप्ट जहां ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इससे ज़्यादा बढ़िया करंट अफेयर्स आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ चलिए। सबसे पहले जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपको, भाई जीआई टैग क्या होता है। भारत के अभी नवीन जो अपडेट उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला, जिनको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, भौगोलिक संकेतक कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, देखो यहाँ ये साफ तौर पर लिखा गया है भैया कि जो भारत की पहचान हमारी शान, इसका मतलब पहचान से संबंधित कोई उत्पाद होते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये जीआई टैग वो उत्पाद, उन उत्पादों को दिया जाता है जहां स्थानीय स्तर पर उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो विशिष्ट उत्पाद होते हैं उनकी अपनी एक गुणवत्ता होती है, उनकी अपनी एक प्रसिद्धि होती है, उनकी अपनी एक विशेषता होती है। ऐसे उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। पूछ लेगा जीआई टैग देने का उद्देश्य क्या होता है, आखिरकार क्यों सरकार जीआई टैग देती है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप लोग बताना कि जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनकी पहचान और सुरक्षा बनी रहती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जिस भी उत्पाद को मिलता है उसकी अपनी पहचान बन जाती है बाज़ार में। और जो स्थानीय कारीगर होते हैं और किसान होते हैं जो उनको उत्पादित करते हैं, उनको इसका क्या मिल जाता है भाई, लाभ मिल जाता है, आर्थिक तौर पर इनको लाभ मिल जाता है उस चीज़ का। अब आगे कह रहा है भारत में जीआई टैग की कानूनी व्यवस्था क्या है। तो आप लोग ध्यान रख लेना, एक कानून है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। पूछ लेगा किस वर्ष जीआई टैग वाला जो कानून बनाया था, आप सीधा हिट मार देना भाई कि ये वर्ष 1999 में बनाया था। कब बनाया था, वर्ष 1999 में बनाया गया था, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक भारत में 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, ये ध्यान रख लेना। जिनमें से अभी जो अपडेट मिले हैं वही एग्ज़ाम में पूछे जाते, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूछ लेगा दरभंगा का मखाना, ये बिहार का है, इसको जीआई टैग मिला है। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र की को जीआई टैग मिला है। काशी तुलसी माला उत्तर प्रदेश की है, इसको जीआई टैग मिला है। बस्तर डोगला कला ये छत्तीसगढ़ का है, इसको जीआई टैग मिला है। कांचीपुरम सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है जो तमिलनाडु की है। और सोलन जेरी कोट, ठीक है ना, ये गार्लिक ये हिमाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश ऑर्गेनिक कीवी को मिला है, कीवी आप जानते होंगे। पूसा बासमती 1847 ये दिल्ली, इनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। महत्व क्या है कि भाई स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त बन जाती है, निर्यात पहचान बनने से निर्यात को बढ़ावा होता है, भारतीय संस्कृति और जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइगर रिजर्व। हाल ही में जो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं उनको डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पूछ लेगा कि ये टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, सीधा हिट मार देना कि भाई ये वो संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहां बाघ जो होते हैं, टाइगर होते हैं, उनको संरक्षण देने का प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। सबसे मेन उद्देश्य होता है कि बाघों को क्या किया जाए, उस वन क्षेत्र में संरक्षण दिया जाए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कह रहा है इनकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए करता है, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रख लेना। आपका काम ये है कि आप मुझे ये बताओगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष आया, कमेंट में लिखोगे आप लोग कि ये किस वर्ष आया, यहाँ से पूछने के चांस बनते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में घोषित अपडेट टाइगर रिजर्व 2025-26 की बात करूँ तो ये बेहद 4 में लेके आया हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का है, ये ध्यान रख लेना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और 2025 में इसे घोषित किया गया था। 2829 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। राता पानी कई बार एग्जाम में पिछले में पूछ लिया, फिर आने के चांस हैं। मध्य प्रदेश का है, ये ध्यान रख लेना। 25 में घोषणा की गई थी, लगभग 1763 इसका वर्ग क्षेत्रफल है। वही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो ये राजस्थान का है बच्चों, कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है, ध्यान रखना। वहीं बीरंगना दुर्गा टाइगर रिजर्व ये भी एमपी का है।
तो रातापानी और वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही कहाँ के भाई? तो आप सीधा सीधा हिट मार देना कि भाई ये MP मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। कह रहा भारत में कुल अब तक कितने टाइगर रिजर्व, तो 2025 तक की मैं अगर बात करूं तो 58 टाइगर रिजर्वों की संख्या हो चुकी है। कह रहा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर रखने वाले जनसंख्या वाला देश है। वैश्विक टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। आप लोग मुझे ये बताओगे 29 जुलाई को ही टाइगर रिजर्व क्यों मनाया जाता है? 29 जुलाई 2010 को टाइगर रिजर्व को लेकर के, टाइगर संरक्षण को लेकर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। इनका महत्व क्या है? तो बाघों का संरक्षण अगर करेंगे तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जैव विविधता को क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। और पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो संतुलित बना रहता है। स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के भी अवसर क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब MCQ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दोगे। कह रहा हाल ही में 2025 में किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान या झारखंड? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे कि भाई नेक्स्ट कहाँ पे है, तो आप लोग बताना। अगला देखो यहाँ एक क्वेश्चन और है, उस वजह से ये मैंने ले लिया है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? दूसरा ये हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, कौन सा बेटा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। ये ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं और आपको आंसर कमेंट में देना ही देना है। ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इनका आंसर देना आपके लिए क्या है? अनिवार्य है, जिसे आप सॉरी बच्चों कमेंट में आंसर के रूप में दोगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण पिछले 6 महीने का इंपोर्टेंट डाटा क्या है? डाटा मैं वही फैक्ट लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई? इम्पोर्टेंट हैं। ना का तो सवाल ही यहाँ से नहीं बनता है। कह रहा सैन्य अभ्यास क्या होते हैं? कहते हैं ना 2 या 2 से अधिक देशों की सेनाओं के बीच जो तालमेल होते हैं, युद्ध की तैयारी को लेकर के, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लेकर के, या संयुक्त अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, ये हर तरीके के हो सकते हैं। मतलब 2 राज्य भी 2 देश भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा देश भी हो सकते हैं और बहुत सारे देश भी आपस में मिलकर के सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। 2025-26 के बारे में अगर मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यास तरंग शक्ति पूछ लेगा, कह देना फ्रांस और भारत के बीच। और ये कहाँ पे हुआ था? तो मई में चेन्नई में हुआ था। अभ्यास मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 4 देश हैं इसमें और चारों के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में होता है और अप्रैल-मई 2026 में हुआ था। अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति तो भारत श्रीलंका के बीच पूरे भारत में हुआ था, ये अप्रैल में 2026 में ही। युद्ध अभ्यास की पूछ रहा है, युद्ध अभ्यास तो ये भारत और UK के बीच उत्तराखंड में हुआ था। और अभ्यास इंद्र 2026 ये भारत और रूस के बीच व्लादिवोस्तोक में हुआ था, ठीक है ना, रूस में ही पड़ता है ये, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उद्देश्य यही है कि कह रहा है सैन्य अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी सुरक्षा को महत्व देते हैं, ठीक है ना। पूछ लेगा सैन्य अभ्यास का और क्या महत्व है, तो सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय बैठाना, युद्ध कौशल और तकनीकी में क्षमता बढ़ाना, क्षेत्र शांति और सुरक्षा को मजबूत करना, संयुक्त राष्ट्रीय और अनुभवों का आदान प्रदान, आतंकवादी एवं पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए 2 देश आपस में मिलकर के क्या करते हैं? संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर कमेंट में दोगे आप लोग। अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोची या विशाखापत्तनम? इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या सरकार की मैं बात करूं तो ऑल ओवर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, किससे संबंधित है आपके एग्जाम के लिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें, ठीक है ना। आ जाइए, कह रहा हाल ही में लॉन्च की गई सरकारी योजना और पोर्टल। तो पहले पूछ रहा है योजना और पोर्टल का मतलब क्या होता है? तो कह रहा है सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, सुविधा के लिए और पारदर्शिता के लिए और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो नई योजना लाती है, क्या लाती है? जो नई योजना लाती है और पोर्टल लॉन्च करती है, वो हमेशा सरकारी सेवाओं को आसान बनाते हैं, तेज कर देते हैं और सुगम करते हैं। इसीलिए योजना और पोर्टल लाया जाता है। योजना को और आसान करना ये पोर्टल का काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जन भागीदारी इंश्योर करना, सुरक्षित करना, ये किसका काम होता है? पोर्टल का काम होता है। अब 2025-26 में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई थी, इसे एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से।
कह रहा पीएम धनश्री लक्ष्मी योजना ये मई 2026 में लॉन्च की गई थी और महिला उद्यमियों को ऋण देना इसका एकमात्र क्या है उद्देश्य है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिला उद्यमी भी आगे की ओर बढ़ेंगी। ठीक है ना। अगला कह रहा है आयुष्मान राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर तो आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहा आयुष्मान डिजिटल हेल्थ आईडी अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई थी। उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को क्या करना, मजबूत बनाना। किसान सुविधा ई पोर्टल 2.0 की बात करूं तो ये भी मई 2026 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य है किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म देना। अगला कह रहा है ये एक देश एक राशन 2.0 ये मई 2026 में लॉन्च किया गया और राशन वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाना इसका क्या है भाई, उद्देश्य है। ये सब योजनाएं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य से क्या की जा रही है, लॉन्च की जा रही हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितनी उतर रही हैं ये आप सभी लोग को अच्छे से पता होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच, इसका महत्व है। समय और धन की बचत करना इसका महत्व है। पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार में कमी ये इसका महत्व है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना ये इसका महत्व है। समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ही आसानी से पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मई 2026 में निम्न में से कौन सी योजना महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम धनश्री स्टार्टअप मिशन या मुद्रा योजना? इसका आंसर आप लोग दोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है और टॉपिक क्या है, टॉपिक है डिफेंस मिसाइल और सिस्टम। पूछ लेगा ये डिफेंस मिसाइल और सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफेंस मिसाइल एंड सिस्टम? तो कह रहा है आधुनिक युद्ध में जो सुरक्षा और सटीक हमला करने के लिए जिन भी तकनीकी और या मिसाइलों की या रक्षा प्रणालियों का विकास किया जाता है उसी को डिफेंस मिसाइल या सिस्टम कहते हैं। कह रहा है यह स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देते हैं अगर अपने देश में बना रहे हो, और किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अगर भारत अपने यहाँ बना रहा है तो भारत सुरक्षा के मामले में क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब 2025-26 में कौन कौन से मिसाइल हैं जो लॉन्च किए गए हैं? एक कह रहा है आकाश प्राइम, पहला कौन सा है, आकाश प्राइम है, अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था, लंबी रेंज का है, बेहतर रडार और एआई आधारित है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अगला कह रहा है प्रहार मिसाइल, वो तो आकाश प्राइम हो गया, मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था प्रहार, ये स्वदेशी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना। स्वदेशी टैक्टिकल ये रडार है ऊपर वाला आकाश प्राइम, और प्रहार जो है ये बेटा ये मिसाइल है, स्वदेशी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, खुद की बनाई हुई। अग्नि 6 इंपोर्टेंट है, मई 2026 में लॉन्च की गई थी। कौन सी? अग्नि 6। कह रहा है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM, ध्यान रखना। अगला कह रहा है नागास्त्र 2.0 ड्रोन सिस्टम है, ये ध्यान रखना, अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल सिस्टम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मई में लॉन्च किया गया था। लंबी दूरी की हैवी टर्पीडो आप ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना। कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बेहतरीन कदम है, ध्यान रखना। इसका महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं, ये दुश्मन पर सटीक और तेज प्रक्रिया देते हैं, स्वदेशी तकनीकी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, और रणनीति बढ़त और युद्ध क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को बेहतर बनाना इनका क्या होता है भाई, काम होता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में मई 2026 में लॉन्च की गई अग्नि 6 मिसाइल किस श्रेणी का मिसाइल है? कह रहा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग करोगे, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इसका आंसर आप लोग करोगे। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स हैं जो पिछले महीनों में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद करना बेहद ज़रूरी है। कह रहा रिपोर्ट और इंडेक्स क्या होते हैं? कह देना विभिन्न संगठन, संस्थान और एजेंसियाँ समय समय पर देश, राज्य और क्षेत्रों या क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट या इंडेक्स क्या करती हैं, जारी करती है। वहाँ की स्थिति को बताती हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ की लोकतांत्रिक स्थिति क्या है। ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि भाई उस देश में नवाचार हो रहा है या नहीं हो रहा, स्वास्थ्य सेक्टर कैसा है, पर्यावरण माहौल कैसा है, शिक्षा के क्षेत्र में वो देश कैसा काम कर रहा है, रोजगार वहाँ कैसे हैं, आतंकित गतिविधियों में क्या हलचल है वहाँ पे, पत्रकारिता के मामले में वहाँ पत्रकारिता स्वतंत्र है या नहीं है, ये सब आप रिपोर्ट या इंडेक्स के माध्यम से विभिन्न संस्थाएं क्या करती हैं, जारी करती हैं। 2026 में जो पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए
लिख लेना, नोट कर लेना, ये एग्जाम यहीं से पूछेगा और हर बार पूछता है, जो मैं बताता हूँ वहीं से पूछता है, ध्यान रख लेना। कह रहा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट WIPO जारी करता है। मई 2026 में ये जारी किया गया था, याद रख लेना, ठीक है। वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 ये संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है और मई 2026 में क्या किया गया था, ये जारी किया गया था। सतत विकास रिपोर्ट इसे SDSN जारी करता है जून 2026 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को WEF जारी करता है और जून 2026 में। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 EPI इसे येल यूनिवर्सिटी जारी करती है और ये अप्रैल 2026 में क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है ना। ये दुनिया की वास्तविक स्थिति और उनकी प्रगति के बारे में क्या करता है, मदद देता है। ये कह रहा है इनका महत्व क्या होता है, कहते हैं नीतियाँ बनाने और सुधारने में मदद करता है। वैश्विक तुलना और रैंकिंग स्थिति का पता चला लगता है इससे। विकास की दिशा और चुनौतियों की पहचान हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लेना। देश के सतत समावेशी विकास में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाल ही में मई 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन चारों आपके सामने है, आप क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे। अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान रख लेना। इन्हीं से रिलेटेड कुछ और हैं रिपोर्ट जो आपको क्या करनी है, देखनी है, वो ये हैं। अगले कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 ये WIPO के द्वारा मई 2026 में विश्व खुशहाली की बात करें तो ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा क्या किया गया था, जारी की जाती है। मार्च 2026 में ये जारी की गई थी। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करूँ मैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की, तो इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है IEF, और ये जून 2026 में जारी की गई थी। अगली रिपोर्ट है याग्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेब जारी करता है और ये मई 2026 में जारी की गई थी। वहीं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 की बात करूं तो इसे जर्मन बोर्ड जारी करता है और ये अप्रैल 2026 में जारी की गई थी, ये ध्यान रख लेना। इसमें आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर, हर बच्चा आंसर कमेंट में देगा, मैं देखूंगा आपने क्या आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है ना, क्या होते हैं ये, तो कह देना विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वैश्विक रैंकिंग है जो देश को लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को क्या करती है, मेजर करती है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ ये भी बताती है कि यह सीमा शुल्क, अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, समयबद्धता जैसे कारकों पर क्या होती है, आधारित होती है, ठीक है ना। आप बड़े अच्छे से कर पाओगे। और हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं तो इसमें सिंगापुर जो है वो टॉप पर रहा है और इसका स्कोर 4.46 है, बेहतर स्कोर है। टॉप 2 रैंक में इसमें जर्मनी है, 4.28 इसका स्कोर है। टॉप 3 में नीदरलैंड है। भारत की बात करूँ तो आपको पता है स्थिति बुरी है भारत की, और भारत 38वें स्थान पर है। कह रहा है कुल 139 देशों को क्या किया जाता है, इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। पूछ लेगा आप लोगों से कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये इसका महत्व क्या है, तो वैश्विक व्यापार को सुगम और सस्ता बनाना, सप्लाई चेन की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास में सहायता करना, कह रहा व्यापार लागत कम करना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, नीतिगत सुधारों और अवसंरचना विकास में मार्गदर्शित करना इसका काम होता है। आपके लिए क्वेश्चन है 2026 में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक रही थी, ये आंसर आपको कमेंट में देना है। देखा जाएगा आप कितना फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो। मानव विकास रिपोर्ट 2025-26 ये मैं वही टॉपिक ला रहा हूँ, बट अब विश्वास करिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे द्वारा बनाई गई क्लासों से ही पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको कतई भी क्या नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। कह रहा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025-26 ये क्या है रिपोर्ट, तो कह देना राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी की जाती है और प्रति वर्ष जारी की जाती है। कई बार कंफ्यूज कर देगा, 1 साल 2 साल 6 महीने, ध्यान रखना हर साल जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, आय के स्तर के बारे में, मानव विकास को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, आंकलित किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि मानव कल्याण को बढ़ावा देना, सतत विकास के लिए नीतिगत सुझाव देना। सतत विकास का मतलब है कि हमारा भी विकास हो, कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं, कुछ रिपोर्ट हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 यूएनडीपी जारी करता है और मई 2025 में जारी की गई थी। मानव विकास सूचकांक 2025 वो रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, इसे भी यूएनडीपी जारी करता है और ये भी मई 2025 में जारी की गई थी। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करूँ तो इसे भी यूएनडीपी जारी करता है। ध्यान रखना, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, आप दिमाग में भर लो। ये मार्च 2025 में जारी की गई थी, 2025 में, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये यूएनडीपी के साथ ओपीएचआई भी जारी करता है इसे, और ये अप्रैल 2025 में जारी किया गया था। सतत विकास प्रगति रिपोर्ट बेटा, इसे यूएन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र, और ये जून 2025 में जारी की गई थी। सभी रिपोर्टों का उद्देश्य यही है, सतत समावेशी न्यायपूर्ण विकास के लिए मार्गदर्शित करना, ठीक है ना, जिससे व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि और गर्मापूर्ण जीवन को अवसर मिले, ठीक है ना। इस रिपोर्ट का महत्व अगर आपसे पूछे तो देशों में मानव विकास प्रदर्शन की तुलना करना, कमियों और चुनौतियों की पहचान कराना, नीतिगत निर्माण और संसाधन आवंटन में सहायता करना, सतत विकास के लक्ष्य को मापने में हेल्प करना, इसका एक क्या है काम है। समावेशी विकास और टिकाऊ विकास की ओर इनकरेज करना, प्रोत्साहन करना भी इस रिपोर्ट का क्या है भाई, काम है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, ये आप कमेंट में हमें बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके साथ ही अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 का तीसरा वर्ष। कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अगर मैं बात करूं तो कह देना भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। ये डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए इस डेट को ध्यान से याद रखना, ठीक है। कह रहा उद्देश्य है 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी, लचीला, बहुविषयी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना। कह रहा शिक्षक शिक्षा अनुसंधान तक सभी स्तरों को क्या करती है, ये कवर करती है, ठीक है ना। इसी में अगर मैं बेसिक बात करूँ तो इसका देखो करिकुलम जो पैटर्न है वो ये 5+3+3+4, इसे याद रखना, इसे भूलना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में देता है। इसमें आधारभूत तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरण में शिक्षा के बारे में बात की गई है। अगला इसमें ये रखा है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ये प्रासंगिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 5 से मातृभाषा में होगी। ध्यान रखना, कक्षा 5 तक जो शिक्षा होगी वो मदर टंग में होगी, मातृभाषा में, जो हमारी मातृभाषा है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी में या इंग्लिश में ही केवल होगी, हमारी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा होगी, ये ध्यान रख लेना। बहुविषयी और लचीला पाठ्यक्रम करना, छात्रों को विभिन्न विषयों को चुनने की क्या है स्वतंत्रता, पहले स्वतंत्रता नहीं थी, अब छात्र चुन सकते हैं, ठीक है ना। कह कौशल और व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करना, विद्यालय स्तर से ही कौशल आधारित शिक्षा देना, प्रौद्योगिकी का उपयोग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है उद्देश्य है, ध्यान रखना। वैश्विक नेतृत्व में भारत की शिक्षा अग्रसर दिखनी चाहिए, ये भी इसका उद्देश्य है। और कह रहा है महत्व क्या है इसका, तो छात्र केंद्रित और लचीली शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना। ये अब विद्यालय या अध्यापक केंद्रित नहीं होगी, ये जो शिक्षा प्रणाली है ये छात्र केंद्रित होगी, आप ध्यान रख लेना। छात्र को केंद्र में रख करके बनाई गई है और इसे काफ़ी रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। भारतीय भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर देना भी इसका क्या है उद्देश्य है, ठीक है ना। कह समान अवसर और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जून 2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कौन सा वर्ष पूरा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए, और अब आप इसका क्या करोगे, आंसर दोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है भाई आर्थिक सर्वेक्षण, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ये केंद्रीय बजट से पहले तो ये ध्यान रख लेना, केंद्रीय बजट के बाद नहीं, केंद्रीय बजट से पहले जारी किया जाता है और ये व्यापक दस्तावेज होता है। ये पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है और विकास के अनुमान को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अगर मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करूं तो ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र समीक्षा की है। कह रहा पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। जीडीपी जो दर का अनुमान है वो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वृद्धि दर इसमें निर्धारित की जाती है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी का विश्लेषण किया जाता है। महंगाई दर, बेरोजगारी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, चालू खाता घाटा कम हुआ है या बढ़ा है, और ये सरकार की जो आय और व्यय की जो स्थिति होती है उसका भी क्या करती है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना, भविष्य की संभावनाओं को समझने में ये बहुत ज़रूरी है। आपसे ये पूछ लेगा, देखो यहाँ मैंने पूरा पढ़ाया आपको, और आपसे ये पूछ भी लेगा कि हाल ही में जून 2026 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट, आप कमेंट में लिखोगे ये आर्थिक सर्वेक्षण को कौन जारी करता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्यों है ये, तो देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ये सरकार की नीति और योजनाओं की समीक्षा करता है, आने वाले वर्ष के लिए विकास के मार्गदर्शन देता है, निवेशक और अर्थशास्त्री और नीति निर्धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से है ना ये अर्थशास्त्री वगैरह क्या कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और बता सकते हैं। जीडीपी में वृद्धि, महंगाई क्या है, बेरोजगारी, राजकोषीय घाटा, बचत, निवेश आदि का बहुत विस्तृत क्या है इसमें जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025। कौन सी, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 कह रहा है। ये क्या है रिपोर्ट, तो कह देना ये जो रिपोर्ट है प्रतिवर्ष जारी की जाती है और ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। कौन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN द्वारा जारी की जाती है। कह रहा है यह रिपोर्ट देशों के सतत विकास के प्रदर्शन को मूल्यांकन करती है और उनके सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला कह रहा है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शीर्ष पर इसमें फिनलैंड है, ध्यान रखना। भारत 109वें स्थान पर है 167 देशों में से। रिपोर्ट में 167 देश शामिल किए जाते हैं। इसमें मूल्यांकन किया जाता है पर्यावरण संरक्षण का, सामाजिक समावेशन का, आर्थिक स्थिरता का, इनका क्या किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कुल सतत विकास लक्ष्य इसमें 17 रखे हैं। फिनलैंड लगातार कई बार से टॉप पर बना हुआ है। महत्व क्या है इसका कि देश के सतत विकास प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। ये सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करती है। नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में सहायता देती है। किसी भी देश के लिए अगर नीति बनानी है तो इस रिपोर्ट के आधार पर वो आराम से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक संतुलन पर जोर देती है। भविष्य के लिए सतत समावेशी विकास की दिशा तय करती है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जून 2026 में जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, और दूसरा आप बताओगे कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बताना है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये पूछा गया है 2025 का। कह रहा है ये क्या है, तो सीधा बोलना विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा इसे जारी किया जाता है, WIPO के द्वारा। और ये प्रमुख इंडेक्स है जो दुनिया भर के देशों के नवाचार के बारे में बताता है, उनकी क्षमता और प्रदर्शन के मूल्यांकन के बारे में बताता है। कह रहा 80+ देश संकेतकों के आधार पर नवाचार के विशेष आयाम जैसे मानव पूंजी, अनुसंधान, अवसंरचना, बाजार परिष्कार, व्यवसाय परिष्कार, ठीक है ना, रचनात्मक और भी जो परिणाम होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्वीडन इसमें दूसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पर है। किसमें, इनोवेशन इंडेक्स में। और भारत का स्कोर इसमें 38वां है इनोवेशन में, मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्यों हैं ये आपके लिए पूरे दे रखे हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है हाल ही में क्वेश्चन देखिए, जून 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको कहाँ देना भाई, हर बार की तरह कमेंट में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है टॉपिक सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025, ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा किसके द्वारा जारी की जाती है, कह देना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की जाती है। विश्व भर के देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य जो 17 दे रखे हैं, उनमें से किसने प्राप्त कर रखे हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब इसमें बताया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है ये इसमें 17 लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों पर आधारित वैश्विक प्रगति मापी जाती है। कह रहा 17 विकास लक्ष्य जो हैं सतत, उनमें गरीबी है, भूख है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लैंगिक समानता है, जलवायु है, शांति है, इस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं। 169 में प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत विशिष्ट उपलब्धि निर्धारित की गई है। वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्यांकन किया जाता है, डेटा आधारित विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखना। और ये सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक रखा है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी को पीछे न छोड़ते हुए एक बेहतर, टिकाऊ और भविष्य को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है सतत विकास रिपोर्ट का। महत्व क्या है इसका, तो ये SDG की प्रगति की स्थिति का क्या करती है, आकलन करना है। देशों की नीतियों में सुधार लाना और तेज़ी से मार्गदर्शन देना है। असमानता, गरीबी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। सतत समावेशी लचीले भविष्य के निर्माण के में सहायक है। ये डेटा और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में क्या है, मदद करती है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हाल ही में जून 2026 में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, ये आप लोग कहाँ बताओगे, कमेंट में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, ये रिपीटेशन आ गया, क्वेश्चन भी वही है,
तो ये क्या आ गया बेटा, रिपीटेशन आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया जल रिपोर्ट 2025, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो आपके लिए क्वेश्चन दिए गए ना, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक भी को लापरवाही ना करिएगा। अपने नोट्स जो है ना, अपने नोट्स में जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो सब पॉइंट निकाल लेना, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही है कि पेपर यहीं से फंसाएंगे, बाहर से नहीं जाएगा। कह रहा है एशिया जल रिपोर्ट को एशिया जल विकास आउटलुक द्वारा जारी किया जाता है, एशिया जल विकास आउटलुक द्वारा जारी की जाती है। कह रहा है यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में जल संसाधनों की स्थिति के बारे में उनके प्रबंधन का व्यापक विश्लेषण करती है। कह रहा है इसका उद्देश्य है कि जल सुरक्षा, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। कह रहा है इस रिपोर्ट में कुछ विशेषताएं जैसे जल संसाधनों की स्थिति के बारे में बताना, भाई कितना उपयोग किया जा रहा है, उपलब्धता कितनी है, मतलब डिमांड और सप्लाई के बारे में, यूज के बारे में, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी के बारे में, गुणवत्ता के बारे में। जल संकट की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण का आकलन करती है, अध्ययन करती है। जल सुरक्षा को लेकर के, ठीक है ना, सतत जल प्रबंधन को लेकर के, जैसे जल का संरक्षण करना, पुनर्वचन करना, कुशल उपयोग करना, ठीक है ना, जहाँ जरूरत है केवल उसी आधार पर जल का क्या करना, उपयोग करना, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य है, ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन ये हाल ही में जून 2026 में जारी एशिया जल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक जो सही है वो कमेंट में क्या करना है, कमेंट करना, ठीक है। हर बच्चे का क्वेश्चन मैं चेक करूँगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हर बच्चे का क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025, ये मैंने बता दिया आपको, ये फिर से रिपीटेशन हो गई है, ठीक है ना। तो ये रिपीटेशन है, इस पर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना, कुछ एक पॉइंट जो है ना चेंज करके ज़रूर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं, ये सब मैंने आपको पिछले में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। कह रहा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो आप कह देना सीधा सीधा गगनयान है भाई। उद्देश्य क्या है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें बेटा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सुरक्षित वापस लाना भी है उद्देश्य। अब तक भारत वापस नहीं लाता था, भारत वापस भी लाएगा। कह रहा यह मिशन भारत को अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब आपको ये बताना है पहला, दूसरा, तीसरा देश कौन सा है जो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला देश बना है, ये कमेंट में आप लोगों को लिखना है, ये मैं चेक करूंगा आपका, ठीक है ना। तो अब मिशन का उद्देश्य क्या है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, पृथ्वी की निम्न कक्षा में 3 दिनों तक प्रवास कराना, सुरक्षित वापसी और समुद्र में लैंडिंग कराना और मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्वदेशी तकनीकी विकसित करना। गगनयान की मुख्य विशेषता क्या है, तो 3 अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, 1 पायलट और 2 मिशन स्पेशलिस्ट। 2 अर्थ, कह रहा लो अर्थ ऑर्बिट 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई में जाना है, इसका उद्देश्य है। मिशन अवधि क्या होगी, लगभग 303 दिन की होगी, ठीक है ना मिशन अवधि। प्रक्षेपण यान जो है वो किससे लॉन्च किया जाएगा, तो LVM-3M4 से, LVM-3M4 मानव रेटेड से। सुरक्षित लैंडिंग होगी पैराशूट की मदद से समुद्र में। पूर्णतः स्वदेशी और भारतीय प्रतिभा से निर्मित होगा ये, ठीक है ना। अब तक की यात्रा की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 2018 में गगनयान की परियोजना की घोषणा की थी, 2020 में प्रमुख प्रणालियों का विकास शुरू किया था, 23 में टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 सफल हुआ था, 2024 में जनवरी में टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट 2 मिशन सफल हुआ था, 2024 में संभावना का अंत कर दिया, गगनयान फर्स्ट मानव रहित क्या कर दिया, भेज दिया। और 2025 के अंत 2026 की शुरुआत पहला मानव युक्त मिशन क्या करने की बात की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, ठीक है। अब अगला कह रहा है हालांकि ये कब लॉन्च होगा, आप लोग कमेंट में बताइए ये लॉन्च कब होगा, ठीक है ना। कह रहा नवीनतम अपडेट क्या है इसमें, तो क्रू मॉडल का पहला परीक्षण किया गया है अक्टूबर 2023 में। टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट 2 का TVD2 कहते हैं इसे, जनवरी 2024 में इसका परीक्षण किया गया था। क्रू जो एस्केप सिस्टम है पूरी तरह कार्यशील सिद्ध हुआ। गगन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री चुने गए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, तीसरे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ये 3 लोग जाएंगे, इनका नाम याद रखना, पूछ लेगा ये चर्चा में क्यों है, ठीक है ना। अगला कह रहा है ये मानव युक्त मिशन है, ठीक है। और इसरो बेंगलुरु में मानव रहित मिशन की उड़ान केंद्र की क्या कर रही है, तैयारी। ये बेंगलुरु से क्या किया जाएगा। इसकी प्रमुख तकनीकी कौन कौन सी हैं, तो क्रू मॉडल और सर्विस मॉडल, क्रू एस्केप सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली, पर्यावरण नियंत्रण और तापीय सुरक्षा, नेविगेशन गाइडेड नियंत्रण सिस्टम और पैराशूट आधारित रिकवरी। ये इसका क्या भैया, ये इसका उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने क्या किया, डिस्कशन किया। आप बताना क्लास कैसी लगी। पिछले 6 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जरूर आपके लिए जब आप एग्जाम में बैठोगे तो काफ़ी कारगर क्या होंगे, सिद्ध होंगे। जरूर आप लोग लाइक कर लेना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट में ये बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। नमस्कार।